नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी से न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर मानक गुप्ता ने खास बात की। 2 चरणों के मतदान पर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, हम आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और इस समय झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रोड शो में हूं। जरा पहले भीड़ देख लीजिए कि झांसी के रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रथ के आगे ये जो सैकड़ों लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पागल हुई जा रही है। क्या कह रहे हैं योगी जी, ये लोग जहां जहां आप जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग आपसे? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद है ये। और 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की ईवीएम खुलेगी तो ये सभी वोट के रूप में बदलेंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 2 राउंड में ही 100 कर लिए उन्होंने, तो फिर उनको प्रचार की आवश्यकता ही क्या है? आराम से घर में बैठे, पहले 5 साल तक बैठे थे, इस बार फिर आराम से घर में बैठे। 5 साल दोबारा सरकार आती है तो सबसे पहले कुछ काम सोचे हैं जो करना चाहेंगे आप? सुरक्षा सबको, सम्मान सबको और प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करेगी। कोई काम अधूरे रह गए योगी जी इन 5 सालों में? देखिए, हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। आज पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा है, तो हम पूर्णिमा का वो करते हैं, पूर्णिमा को यानी पूरा कार्य करते हैं। हमारा मंत्र भी पूरे का है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम पूर्णता में विश्वास करते हैं, अधूरे में नहीं। आपके विरोधी कह रहे हैं गजवाए हिंद क्यों ले आए आप प्रचार में, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जो जिस प्रकार की भाषा को समझेगा उसको उस प्रकार की भाषा में समझाना पड़ता है। इसीलिए जिन लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया उनको यही बात कही गई कि गजवाए हिंद का जो उनका सपना है ये कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होने वाला है। भारत की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने साकार किया है और भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की तेजी के साथ बढ़ रहा है और बनकर रहेगा। ये क्या हिजाब का जो विवाद हुआ उसकी वजह से आपको कहना पड़ा? देखिए, कुछ लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता है। हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हमारी व्यक्तिगत आस्था या व्यक्तिगत कानून हमारे स्वयं के निजी प्रश्न हो सकते हैं, हम उसे संस्थाओं पे नहीं थोप सकते, देश पे नहीं थोप सकते। हिजाब को लेकर उत्तर प्रदेश में आप कुछ सोच रहे हैं क्या, जैसे कर्नाटक में हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है, अब उत्तर प्रदेश के मार्ग में कोई बाधा नहीं। ओवैसी जी तो कह रहे हैं हिजाब वाली लड़की पीएम बन के दिखाएगी, आप कितना भी विरोध कर लीजिए। देखिए, हम तो चाहते हैं हर बेटी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो। अच्छा है ओबीसी को 3 तलाक की कुप्रथा का भी समर्थन कर, उसको जो कानून बना है उसका भी समर्थन करना चाहिए कानून का। अगर वे चाहते हैं कि बेटी उच्च पदों पर जाएं तो इसके लिए आवश्यक है कि बेटी को हम लोग आगे बढ़ने का अवसर भी दें। परंपरागत मजहबी शिक्षा की बजाय आधुनिक शिक्षा दें और हर बेटी आगे बढ़ सकती है, हर बेटी के पास संभावना है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये लिखा है, कह रहे हैं खेत बचाओ तार से, किसान बचाओ थार से। वो कह रहे हैं आशीष मिश्रा बाहर आ गया, इससे पता लग गया कि सब आपकी साजिश थी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। न्यायालय के मामले में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और न्यायालय स्वतंत्र है। जो कानूनन कार्रवाई हो सकती थी सरकार ने की है, जो न्यायालय का पक्ष है वो न्यायालय जानेगा, उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। आपने कहा था भाई बहन की लड़ाई कांग्रेस को ले डूबेगी,
प्रियंका गांधी कहती है कि मैं तो अपने भाई के लिए जान दे दूंगी, योगी जी नहीं समझेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं है नहीं। ये बात मैंने उत्तराखंड में कही थी कि कांग्रेस को ढोने के लिए भाई बहन पर्याप्त है, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से कांग्रेस में जाकर के कांग्रेस के डुबाने के अभियान का हिस्सा क्यों बनना चाहता है, वो तो स्वयं डूब रही है। आज आपने देखा होगा पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूपी, बिहार और दिल्ली के भाइयों को यूपी पंजाब मत आने दो, ये उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी साथ में खड़ी हुई थी, आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस के वास्तविक चेहरे को उजागर करता है। कांग्रेस ने इस देश को एक ही घाव नहीं दिए हैं, अनेक घाव दिए हैं। जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, नक्सलवाद के सभी घाव कांग्रेस की देन है। और ये कांग्रेस की वास्तविकता को उजागर करता है कि काशी में आकर के भी वे लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। आज संत रविदास जी का पावन जयंती का कार्यक्रम है और इस अवसर पर मन चंगा तो कटौती में गंगा की बात संत रविदास जी ने कही थी। कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? मुझे लगता है कि देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। बहुत धन्यवाद योगी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं, उनके लिए भीड़ की दीवानगी देखिए। रोड शो में इतना टाइम मिल गया, ये भी बहुत है। और चलिए अब आपको करहल लिए चलते हैं। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी है। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी वोट से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। तो भारी मतों से जिताने की अपील मुलायम सिंह यादव करते नजर आए। करहल में ही अमित शाह भी आपको लिए चलते हैं। विकास का मंत्र को नीचे तक लागू करें। मुझे बताओ, सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई, सब जातियों को विकास का अधिकार है या नहीं है? गरीब को विकास का अधिकार है या नहीं है? आज नहीं होता। अगर एसपी सिंह बघेल को विधायक बना दो, आशु को विधायक बना दो, मैं गारंटी लेता हूं विकास में हर पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी होगी। मित्रों, हर पिछड़ा समाज की। ये विकास का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा, भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 70 साल से ये कांग्रेस, सपा, बसपा इकट्ठा मिलकर राज करते थे दिल्ली में। 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा था। 70 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, होता है नहीं होता है? मगर उनका मोह नहीं छूटता था, क्योंकि उनकी वोट बैंक वहां थी, वोट बैंक। मगर हम वोट बैंक से नहीं डरते, हम तो भारत मां के लिए काम करने वाले लोग हैं भाई लोग। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जैसे ही दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर उन्होंने फेंका। और अखिलेश जी मुझे कहते थे, अखिलेश जी इसी चौराहे पर आकर जवाब देना। आपने कहा था पार्लियामेंट में खून की नदियां बहेगी। किसको डराते हो भाई? हमें डराते हो? खून की नदियां क्या बहेगी? किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई करती। और आज हम कश्मीर, आज भारत माता का मुकुटमणि भारत माता के मस्तक पर शोभायमान होकर अब दुनिया के अंदर दिख रहा है। मित्रों, इस सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी।
देश में कांग्रेस की सरकार चलती थी, सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, और आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। माताओं भाई बहनों, वोट बैंक के डर से ये उफ नहीं करते थे। आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी और पुलवामा पर हमला किया, और मित्रों पाकिस्तान को ऐसा लगा क्या होने वाला है। वो भूल गए कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ, ये सपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा उत्तर प्रदेश और देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो भाई, ईश्वर भी बोलो, रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है। मित्रों, ज्यादा बात करनी नहीं है। किसने के प्रिय रंजन आंसू आ गया, और सबको प्रणाम करो। प्रिय रंजन आंसू आए हैं, प्रचंड बहुमत से आंसू को जिताना है, और इसको जरूर जिताना है। जिताओगे ना? 300 सीटों का काम अकेला तो हल कर देगा, करोगे ना? कमल के निशान पर बटन दबाओगे, दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और चलिए अब आपको एक कानपुर की तस्वीर हम दिखाते हैं, जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची थी और उनसे एक महिला लिपट कर रोने लग गई। ये जो खबर है सुर्खियों में बनी हुई है, देखिए। किसी ने नहीं सुना मेरी पुकार, मेरी बेटी को लूट लिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। मेरा साथ दे दीजिए, मेरी दुखी सुन लीजिए। मेरी बेटी नाइट में नहीं है, मेरी बेटी नाइट में नहीं है, हमने बड़ा पुकारा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना मेरी पुकार, मेरी बेटी को लूट लिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। मेरा साथ दे दीजिए, मेरी दुखी सुन लीजिए। तो दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख दे। ये तस्वीरें कानपुर की हैं। एक मां प्रियंका गांधी से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल बुधवार की ये तस्वीर है। प्रियंका गांधी कानपुर पहुंची थी। उनको अपने सामने पाकर एक बेबस मां ने रोना शुरू किया तो वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। खुद प्रियंका गांधी की भी आंखों में आंसू छलक आए। काफी देर
तक रोती रही। इसी तरीके से मां प्रियंका गांधी से लिपट कर उसके बाद इसी तरीके से प्रियंका गांधी ने चुप करवाया। मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं न्याय मिलने की उम्मीद बंधाई। इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। तब जाकर के मां शांत हुई। आपको बता दें, दरअसल दिसंबर महीने में कानपुर के रेल बाजार थाना इलाके में गैंगरेप के बाद इस महिला की बेटी की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में लड़की के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एक और आरोपी ने भी सरेंडर किया। हालांकि परिवार इससे संतुष्ट नहीं। उनका मानना है कई लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं और पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही। मारी गई लड़की की मां से प्रियंका गांधी ने किदवई नगर में मुलाकात की। मां के आंसू देख प्रियंका ने कार से उतरकर जैसे ही उन्हें गले लगाया, वो फपक पर देखिए कैसे रो पड़ी। इस दौरान प्रियंका खुद भी भावुक हो उठी। इस घटना के बाद प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक वकील को भेजा है और परिवार को कानूनी सहायता मुहैया करवाने की भी बात कही। सीधा रुख करते हैं अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर। अशोक, आखिर ये पूरा घटनाक्रम जो है, एक माँ का इस तरीके से प्रियंका गांधी के सामने रो पड़ना, ये कहना कि हमें सिर्फ न्याय दिलवा दीजिए, यहाँ पर जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर अभी तक इसमें हुआ क्या है प्रशासन की तरफ से? क्यों अभी भी परिवार को ये लग रहा है कि नहीं, इंसाफ नहीं हुआ है, कुछ लोगों को अभी भी बचाया जा रहा है? देखिए, दरअसल ये पूरा घटनाक्रम 29 दिसंबर 2021 का है और उसी दिन जो पीड़िता की मां है उनका ये कहना था कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई थी। तीसरे आरोपित के बारे में ये कहा जा रहा है, बताया गया है कि उसने कोर्ट में सरेंडर किया था और बाद में उसको भी जेल भेजा गया है। तो पुलिस की तरफ से जो कुछ कार्रवाई की गई, इसको लेकर परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था और इसी वजह से उन्होंने कानपुर के जो कमिश्नर है उनसे मुलाकात की थी और बाद में इस पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को मामला ट्रांसफर भी किया गया था। लेकिन परिवार वालों का यह कहना है कि क्राइम ब्रांच या उत्तर प्रदेश पुलिस अगर इस पूरे मामले की जांच करती है तो निष्पक्षता से जांच की तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर जब प्रियंका गांधी कल रोड शो कर रही थी कानपुर में, तो उनकी मुलाकात पीड़ित परिवार के परिजनों से हुई और उन्होंने प्रियंका गांधी से अपनी पूरी व्यथा बताई कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। और उसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ से उनको पूरा आश्वासन भी दिया गया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम में अपने वकीलों के माध्यम से इस पूरी लड़ाई को परिवार की तरफ से लड़ेगी। तो फिलहाल अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की तरफ से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति ने सरेंडर किया था कोर्ट में, यानी 3 लोग फिलहाल अभी जेल में मौजूद है। लेकिन परिवार वालों का यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच अगर सीबीआई से हो जाती है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो फिलहाल सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार लगातार धरने भी दे रहा था और कल जब प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो काफी भावुक दृश्य था, जब परिवार जो पीड़ित परिजन थे। ठीक है अशोक, हमने बड़ा पुकारा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना मेरी पुकार। मेरी बेटी को लूट लिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने, लेकिन उसी पर यह प्रश्न चिन्ह लगाती तस्वीरें कानपुर से सामने आई थी कल। एक छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।